अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो मैटर्स के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि महंगाई के इस दौर में भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है जो लोगों को सहूलियात फराम करना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कीमतें खाने पीने की अशिया हो, पहनने की हो, ओढ़ने की हो, हर चीज़ की कीमतें दिन ब दिन ऊपर ही जा रही हैं, नीचे आने का नाम नहीं ले रही, सिवाय टमाटर के, जो टमाटर सस्ता हुआ है कुछ दिनों में। हम यहाँ मौजूद हैं नॉर्थ कराची के इलाके में और यहाँ पर एक ऐसे स्टोर पर आपको लेके चलते हैं जो जनरल स्टोर है, जहाँ पर जो अशिया खुर्द नोश हैं वो रियायत पर दस्तियाब हैं। एक ऐसे टाइम पर और एक ऐसे वक्त में जहाँ हर दुकानदार की ये कोशिश होती है कि वो दूसरे से 1 रुपया ज़्यादा ही ले, कम नहीं ले, तो वहाँ पे एक ऐसा स्टोर भी है जहाँ पर कीमतें कम हैं। तो आइए उस स्टोर की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि वहाँ क्या क्या मिल रहा है। नाज़रीन, ये स्टोर है राशन बचत स्टोर और इसके रूह रवां अब्दुल हकीम कायद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम कायद साहब। अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। पहले तो ये बताइए, कायद साहब जो हैं वो समाजी रहनुमा हैं इलाके के, कितने अरसे से ये समाजी खिदमत अंजाम दे रहे हैं? आपको 25 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या काम किए हैं, फलाही काम? बहुत सारे इश्यूज़ पे काम किया है। लोगों को कैद से छुड़ाना है, जिसमें बड़ी तादाद में जो बेगुनाह कैद हो जाते हैं, उनके पास फीसें नहीं होती, उन्हें वहाँ से छुड़ाया है। सैकड़ों लोगों को शादियाँ करवाई हैं और बहुत सारे लोगों को राशन फराम करना। अब ताज़ा तरीन जो कोरोना जब से आया है, सिंध गवर्नमेंट ने भी और वफाक की गवर्नमेंट ने भी मुझे गोल्ड मेडल दिया है खिदमत के ऊपर। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत जारी हैं, आज भी जारी हैं और जारी रहेंगी आखिरी सांस तक इंशाल्लाह। ये बताइए कि ये राशन बचत स्टोर, ये इसका ख्याल कैसे आया कि आपने ही कायम किया ये? जी हाँ, मैं नॉर्थ कराची का रिहायशी हूँ और यहाँ मुख्तलिफ़ होटल्स में मेरी बैठक थी। वहाँ मैं देखता था कि मजबूर, परेशान हाल लोग, मुश्किल में लोग और बेरोज़गार लोग, नौजवान, अब मैं देखता था कि वो भूख अफलास, उनकी गुर्बत देखता था। तो मुझे ये ख्याल आया कि एक ऐसा स्टोर कायम होना चाहिए जो मार्केट से ज़रा हट कर हो और बचत हो लोगों को। अब जितने भी आइटम हैं हमारे स्टोर पर 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये की लोगों को बचत नज़र आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग यहाँ आ रहे हैं। मुझे बताइए कि ये इलाके का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। इलाके में मिडिल क्लास लोग रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, और ये नॉर्थ कराची का इलाका है, यहाँ करीब करीब कच्ची आबादियाँ भी हैं। हाँ जनाब, कच्ची आबादियाँ भी बहुत सारी हैं और यहाँ पर आप देखें तो गुर्बत बहुत ज़्यादा है और डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं और कोरोना से तो बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं, जिसकी वजह से जो है लोग फाके करने पर मजबूर हैं। जो लोग यहाँ पे 10 और 20 किलो आटा लेकर जाया करते थे, अब ये कैफियत हो गई कि रोज़ाना की बुनियाद पे 1 किलो और 2 किलो और 3 किलो आटे लेकर जाते हैं। डेली कमाते हैं और डेली लेकर जाते हैं। अब ये 65 रुपये जो है आटा हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 62 रुपये देते हैं किलो। चलें आए बताएं ज़रा कौन सा आटा आप दे रहे हैं और किस रेट पर दे रहे हैं? ये देखिए, ये आटा जो है मार्केट के अंदर 600-700 रुपये का है। ये गुलाब आटा जो है हम पेश करते हैं और एक मिल से हमारा मुआहिदा है और पासवान फाउंडेशन की तरफ से। तो अब ये 600 रुपये का हम दे रहे हैं, सिर्फ माइनर सा मार्जिन 10 रुपये रख कर हम दे रहे हैं, वरना मार्केट के अंदर ये 30 रुपये 40 रुपये इजाफा लिया जाता है। जिस तरह आप ये देखेंगे कि ये नौरस की बोतल है, अब ये 700 रुपये इसका मार्केट इनकी प्राइस है, हम 680 रुपये की दे रहे हैं। ये आयल है शफक, 20 रुपये की वजह से। ये शफक आयल देखें आप, 1485 कंपनी का रेट है और हम 1250 का दे रहे हैं। अब ये फैमिली मिक्सचर आप देखें, लोग चाय पीते हैं, एंजॉय करते हैं। अब ये इसके ऊपर भी जो है ना 930 रुपये का है ये मार्केट के अंदर, हम 900 रुपये का दे रहे हैं। इस तरह जितनी इसमें वैराइटीज़ हैं, 1000 से ज़ायद आइटम है हमारे पास और अल्हम्दुलिल्लाह सबके अंदर लोगों जी बिल्कुल बिल्कुल खाने पीने की दालें वाले और सारी चीज़ें एक नंबर हैं। ये आटा जो है आम दुकानों पे ये आटा नहीं मिलेगा आपको, ये बिल्कुल साफ़, ऐसा लगेगा दूध की तरह आप आटा निकाल के लेकर आए, ताज़ा बिल्कुल फ्रेश आटा। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को दे रहे हैं। आइटम तो वैसे रोज़मर्रा के आपके पास सभी तकरीबन नज़र आ रहे हैं? तकरीबन आइटम है हमारे पास, चीनी वगैरह हर चीज़, जितनी भी आइटम्स हैं सब डिस्काउंट के ऊपर है। पूरी दुकान अल्हम्दुलिल्लाह डिस्काउंट पर है और लोगों को बहुत रिलीफ मिल रहा है यहाँ पे। ये आइडिया मतलब कैसे कंसीव किया आपने कि लोगों को जो रोज़मर्रा के आइटम हैं, जो छोटे छोटे जो नहाने में इस्तेमाल होते हैं, खाने में होते हैं, पीने में होते हैं, जिसके बगैर गुजारा नहीं है, घर में आप बंदा भूखा तो नहीं रह सकता और सफाई बस ये गुर्बत ने मुझे आमादा किया। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, यहाँ मैंने बहुत काम किया है, खिदमत अंजाम दी हैं। तो लोगों के घरों के अंदर भी गया हूँ, देखा है वहाँ पे भूख अफलास गुर्बत देखी है मैंने, और उसको देखते हुए मैंने ये कदम उठाया है कि अपने चंद दोस्तों को तैयार किया कि आप जो है पासवान फाउंडेशन के तहत कुछ सरमाया लगाएं और लगाकर जो है लोगों की गुर्बत के अंदर अपना हिस्सा डालें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों ने बहुत ताउन किया है
इसकी शुरुआत कब से हुई थी और कैसे इस्टेब्लिश कैसे हुआ, पहला कदम क्या था? रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में पिछले साल हमने ये स्टार्ट लिया था और आज तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं और ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। क्या ये दुकान अपनी है, किराए की है, या कितने लोग काम करते हैं, क्या खर्चा है? रेंट पे दुकान ली है ये, और हम सिर्फ ये इससे कोई प्रॉफिट कमाना नहीं चाहते, हम खिदमत नास करना चाहते हैं और उसके लिए सिर्फ दुकान का किराया और जो स्टाफ है हमारा उसका किराया वगैरह हम लोग निकालते हैं, बाकी ये खिदमत नास के लिए है। अच्छा, इससे कोई प्रॉफिट नहीं होता? प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिटेबल इदारा है, बिल्कुल। तो किन दोस्तों ने आपकी हेल्प की? क्या यहीं के लोग हैं, इलाके के भी लोग हैं उसमें, या कुछ और लोग भी शामिल हैं? हाँ, सैयद ज़बीउल्लाह हुसैनी साहब हैं जो हमारे इसके फाउंडर दोस्तों में से हैं, मैं हूँ और एक और दोस्त हैं हमारे, एक खातून है सैयदा नाइला सुल्ताना साहिबा। तो ये 2-3 दोस्त मिलके हम लोगों ने ये स्टार्ट लिया है और अब इंशाल्लाह जल्द हम औरंगी के अंदर दूसरी शाख खोलने जा रहे हैं और हमारा मंसूबा ये है कि हर टाउन के अंदर कम से कम एक ऐसा स्टोर होना चाहिए जो लोगों को गुर्बत के इस दौर के अंदर जो है लोगों को आसानियाँ फराहम करें। अच्छा, ये बताएं, ये तो अप्रिशिएटेड करना चाहिए, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, अप्रिशिएबल बात है ये, आप सस्ता दे रहे हैं चीज़ें, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे माशरे में, इस इलाके में भी यकीनन बड़ी तादाद लोगों की वो होगी जो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे, उनके लिए क्या किया जाए अगर किसी के बस उनके लिए हमने एक पैकेज, जो हमारे जो दोस्त मुझे जानते हैं कि मैं खिदमत कर रहा हूँ तो वो मुझे कुछ फंड्स फराहम करते हैं, ज़कात कीमत में होता है या कोई भी, तो उसके ज़रिए से हम यहाँ पे एक सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है कि जो 1000 रुपये का हमारी एक लिमिट है राशन देने की और उसके अंदर 500 रुपये हम उनसे लेते हैं और 500 रुपये अपना ज़कात से पे करते हैं ताकि ये इदारे को भी साख बनी रहे और लोगों को खिदमत होती है। मतलब ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है कि सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो अपनी सफ़ेद पोशी का भरम अब कायम रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भीख नहीं दे रहे हैं हम उनको दे रहे हैं सामान और ख़ासा सामान आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा कोई वाक़या है जिसमें ऐसे लोगों की आपने मदद की हो, उनका क्या? हाँ, चांद रात को मैं यहाँ विज़िट करने आया था दुकान पे, तो रात के कोई 2-3 बजे थे, तो वहाँ मैंने देखा कि एक मज़दूर टाइप का आदमी आया है और कहता है कि मुझे 2 किलो आटा चाहिए। तो मैंने उनसे देखा, बच्चों ने भी देखा कि 2 किलो की पैकिंग इस वक्त नहीं है, ख़त्म हो गई है, तो मैंने कहा नहीं, इन्हें 10 किलो आटा दे। अब ये देखिए आप कि चांद रात को आ रहा है, 3 दिन दुकानें बंद होती हैं, वो 3 दिन मज़ीद क्या करेगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये उसका ख्याल रखने के लिए स्टोर कायम रखा है और यह जारी सारी रहेगा इंशाअल्लाह। सिर्फ इसी स्टोर का ही ख्याल कैसे आया, और भी वेलफेयर के काम तो और भी थे करने के, या कैसे शुरुआत करनी? ये गुर्बत है सारी वजह, जो बुरहान है, हमारे पास कंट्रोल नहीं है अथॉरिटीज़ का, सिंध गवर्नमेंट का, वफाक का कंट्रोल नहीं है चीनी पे, आटे पे, ये सारी चीज़ें लोगों को मुश्किलात में लेकर जा रही थी। तो मैं ये समझता था कि अगर इस तरह की एक चीज़ खोली जाए जहाँ लोगों को आके ये पूछना ना पड़े, कम ना कराना पड़े और वो एतमाद के साथ लेकर जाए, अच्छी क्वालिटी लेकर जाए। अब जितनी चीज़ें इसकी क्वालिटी पे भी कंट्रोल है हमारा, और हम इदारे में परचेजिंग करने में बहुत ख्याल रखते हैं कि अच्छी चीज़ लोगों को प्रोवाइड की जाए। अच्छा, हम अक्सर कोई 2 नंबर चीज़ नहीं मिलेगी आपको। सही। अच्छा, हम अक्सर लोगों से ये कहते हैं या सरकार से भी अक्सर ये सवाल करते हैं कि भाई सरकारी जो आप रेट लिस्ट निकालते हैं उस रेट पे शहर में कहाँ मिलता है वो दुकान बता दो, उसका पता बता दो, तो क्या यहाँ सरकारी रेट पे लास्ट टाइम जो है असिस्टेंट कमिश्नर साहब तशरीफ़ लाए थे यहाँ पे, उन्होंने छापा मारा और कहने लगे कि ये दाल आप महंगी दे रहे हैं 140 की। मैंने कहा आपके यूटिलिटी स्टोर की जो लिस्ट है वहाँ महंगी मिल रही है 160 की, पहले तो आप वहाँ छापा लगाएं। और दूसरी ये कि आपकी जो लिस्ट है गवर्नमेंट की, कमिश्नर साहब ने जो जारी की थी उस पर भी रेट महंगे थे, तो मैंने कहा आपसे तो सस्ती हम चीज़ भेज रहे हैं, किस बात का जुर्माना। तो खासी तलखी भी हुई और फिर खासे लोग भी जमा हो गए थे। नाम तो उनका याद नहीं आ रहा असिस्टेंट कमिश्नर का, आपको याद है? तो लेकिन बजाय इसके कि उन्हें तो अप्रिशिएट करना चाहिए था आपको कि भाई आप सरकारी रेट लिस्ट से भी कम पैसों पे आप लोगों को सहूलत फराहम कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि अप्रिशिएट करने के वो उल्टा कार्रवाई करना चाहते थे। जी हाँ, बिल्कुल, बस भत्ताखोरी है और कुछ नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, तो इसलिए समाजी लोगों को तंग करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। इंशाल्लाह हम खिदमत जारी रखेंगे। चलें, ज़बरदस्त, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको हिम्मत और हौसला दे, कामयाबी दे। और नाज़रीन, कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं दुकान पर, हम उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? सलीम अख्तर। आप यहाँ से ख़रीदारी करते हैं, सामान वामान लेते हैं? अपने घर का पूरा सामान यहाँ से लेता हूँ। अच्छा, कितना फ़ायदा हो जाता है जो ये रियायती कह रहे हैं कि हम रियायत पे देते हैं, तो जब आप राशन घर का उठाते हैं 5000 रुपये तकरीबन, ये समझ लीजिए 400-500 रुपये का फ़ायदा हो जाता है, जो कि एक अच्छा फ़ायदा है। और दूसरे ये कि यहाँ की चीज़ जो है ना बड़ी रिलायबल है, उस पर हम भरोसा करके ले जाते हैं। और तीसरी इनकी एक चीज़ ये भी है जो हमें बहुत पसंद है कि आप चीज़ लेके जाएं, अच्छी है तो आपकी, ख़राब है तो हमें वापस। अच्छा, बड़ी बात है, ये भी ऐसी बढ़िया।
महंगाई के हवाले से क्या समझते हैं आपके, जहाँ लोग खरीदारी कुव्वत खरीद नहीं है, लोग खरीद नहीं पाते? ये एक बड़ा अच्छा कदम था इनका कि इन्होंने वेलफेयर के हवाले से इस चीज़ को रोशनास कराया। इसमें यह है कि जो लोग कर सकते हैं उन्हें चाहिए कि वो भी कदम बढ़ाएं और अपने आने वाले वक्त में अपने गरीब साथियों का पैकेज बनवा के मदद करें। और ये वेलफेयर की तरफ एक अच्छा कदम है, लोगों का रुझान है इस तरफ राग़िब करने का। लेकिन हमारे यहाँ तो अभी आपने देखा कि इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन राग़िब करने के लिए इंसान को परेशानी तो उठानी पड़ती है। हमारे कायद साहब ने, अब्दुल हाकिम कायद साहब ने इस सिलसिले में बड़ी तवज्जो की है। इस रमज़ान में हमें 2 साल हो जाएंगे, मैं 2 साल से सामान लेता हूँ यहाँ से और अच्छा सामान होता है, घर वाले पसंद करते हैं। हालांकि मैं यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर रहता हूँ। हाँ जी हाँ, मुझे कैरी करने में तकलीफ़ होती, मोटरसाइकिल पे लेके जा, लेकिन चूँकि सामान की कैफियत अच्छी होती है, मुझे कुछ बचत भी होती है, तो मैं यहाँ आता हूँ वहाँ से। हालांकि मेरे बराबर में भी दुकानें हैं, तो वो आप छोड़ के पूरी सारी दुकानें छोड़ के यहाँ आते हैं? अभी देखिए कि आटा जो है ना बाज़ार में 60, 65, 66 बिक रहा है और हमें यहाँ से 600 का मिल रहा है। अगर मुझे 20 किलो आटा लेना है तो 20 किलो में मुझे 150 रुपया तो बच गया ना, 130 रुपया तो बच गया ना। इसी तरह चीनी में है, चीनी इस वक्त 100 रुपये बाज़ार में बिक रही है, यहाँ पे हमें कम मिल रही है। अगर हमने 5 किलो खर्च करनी उस पर 50 बच के तो हमें तो फ़ायदा है। यानी गोया कि महीने के बजट के अंदर अगर हमें पूरे बजट में 1000 रुपया भी बच जाता है तो इसका मतलब हम 15 किलो आटे में एडवांस हो गए। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कायद साहब, एक बात आपसे ये बताइए कि यहाँ अगर लोग आना चाहें तो ये क्या जगह है, स्टॉप क्या है, सेक्टर कौन सा है, कोई लोकेशन इसकी? ये 5B1 का इलाका है और 5B1, 5B2, 5B3 ये सेक्टर्स हैं और ये बहुत मारूफ रोड है, पीले स्कूल की रोड कहलाते हैं। मंगल बाज़ार यहाँ बहुत मशहूर है और तामीर बैंक के बराबर में है ये पासबान बचत स्टोर है। और इसकी टाइमिंग क्या है, लोग अगर आना चाहें तो? 9 to 9 सुबह 9 से शाम 9। चलें, ज़बरदस्त। तो आइए नाज़रीन, कुछ और लोगों से, आप भी यहाँ से खरीदने आते हैं, कुछ सामान में खरीदते हैं? आप क्या लेने आते हैं और क्या महीने का राशन लेते हैं यहाँ से? जी, महीने का राशन लेते हैं, आटा भी लेते हैं, चीनी भी लेते हैं। अच्छा, काफ़ी क्या सहूलत फ़र्क है है इनके स्टोर में और आम स्टोर में, क्या फ़र्क है? तकरीबन अगर एक चीज़ में 10-10, 20-20 का भी फ़र्क है ना, तो तकरीबन 500 रुपये का सर्विस बन जाता है। काफ़ी फ़ायदा इनसे, काफ़ी सहूलत है जी। क्या कहना चाहेंगे, और भी ऐसी सहूलियत होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो बहुत अच्छा है, इलाके को काफ़ी सहूलत होती है। तो ये हुकूमत का काम नहीं है आपके ख्याल में कि लोगों को सस्ती चीज़ें दे? काम तो हुकूमत का ही है, लेकिन ये मेहरबानी ये लोग कर रहे हैं, इनका तो कोई ताल्लुक नहीं है हुकूमत से, लेकिन फिर भी ये कोऑपरेट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट? भैया अल्लाह इनको और हिम्मत दे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर खोलेंगे। ठीक है जी, आइए और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ये जो एक बचत, ये देखिए, ये राशन बचत स्टोर है, यहाँ पे भी रेट लिखा हुआ है, लोग आने वाले यहाँ भी रेट मालूम कर सकते हैं। ओरिजिनल रेट लिखा हुआ है, डिस्काउंटेड रेट लिखा हुआ है, आटा, बेसन, दाल, चावल, तकरीबन हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। और ये है पाकिस्तान पासबान वेलफेयर फाउंडेशन, इसके प्लेटफॉर्म से इन्होंने एक स्टोर बनाया है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पासबान पाकिस्तान के रहनुमा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा जनाब अल्ताफ़ शकूर साहब, और हम उनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ़ साहब। अल्ताफ़ साहब, ये अब्दुल हाकिम कायद साहब ने एक आइडिया कंसीव किया, उस पर अमल दरामद किया, उसमें किस तरह से आप लोगों की सपोर्ट रही साथ साथ, और क्या कहेंगे सर? फ्रैंकली स्पीकिंग ये इनका इनिशिएटिव है और इनकी इस्तकामत है, इनकी डिटर्मिनेशन है कि 2 साल हो गए इस स्टोर को और 2 साल के बाद आज इस स्टेज पर हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे मकाम पर हैं कि अब हम इस पर सोच सकते हैं कि इसको रेप्लिकेट करें, क्योंकि इससे पहले हमारे जो तजुर्बात थे वो बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं थे बावजूद। लेकिन कायद साहब की इस डिटर्मिनेशन ने और इनके इस मिशन ने कि हैव्स एंड हैव नॉट्स के दरमियान जो गैप है, जो बहुत बड़ा गैप है, हमारे मुल्क की जो अशराफिया है तो उनको तो नहीं मालूम कि डिस्काउंट किसको कहते हैं। अब वो रोज़ाना 2-4 किलो आटा तो ख़रीदने वाली लोग नहीं है ना, उनको तो महीने का इकट्ठा आता है और फिर इनके पास पेंशन हैं और फिर बहुत सारी मराहत हैं, तो गरीब आदमी पे क्या गुजरता है। इस मोहल्ले के अंदर जहाँ हम खड़े हुए हैं, यहाँ के लोग किस तरह अपने हैंड्स को मीट करते हैं, तो ये बेसिकली बचत स्टोर उनके लिए है। तो क्या कहना चाहेंगे, महंगाई में लोग पिस रहे हैं, हर चीज़ ही महंगी है, मतलब यहाँ तो मरना भी बहुत महंगा है,
वरना एक कहावत थी कि जी मरने के बाद सुकून आएगा, यहाँ तो मरने के बाद भी सुकून नहीं है। जी मरने का कम से कम जो रेट है कब्र का वो 60,000 है, कहीं 50,000 है, कहीं लाख है, कहीं 1.25 लाख है, और वो भी चौथी पांचवी कब्र का है। फ्रेश कब्र हो के जो पहले कहीं वहाँ कोई मुर्दा दफनाया ना गया हो उसके अलग रेट हैं। तो लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से उठा लिया है सिर्फ पेट की आग को बुझाने के लिए। मेडिकल अय्याशी है, लोग हिकमत और इन टोटकों पर ज़्यादा रागिब हो रहे हैं, क्योंकि दवाओं की कीमतें भी 3-3, 4-4 100 गुना इजाफा हुआ है। कोई गवर्नेंस है ही नहीं। कोई आदमी कंप्लेन करे तो किन से करे? अपने नुमाइंदों के पास। नुमाइंदे सारे करप्ट, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो असेंबलियों के कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं, तो उनकी पहली टारगेट ये होती है कि जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसका 10 गुना वसूल करें। तो वो तो ना ये लोग मुंतखब करते हैं और ना इस मिशन के साथ वो जाते हैं। तो एक गेम है इन्वेस्टमेंट का। तो आम आदमी कहाँ जाएगा? सामने देखे ना, ग्राउंड है आपके, ये बच्चों के खेलने के लिए है, या पानी पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, जुम्मा बाजार या मंगल बाजार लगता है, मतलब बच्चे कहाँ जाएं? तालीम से भी गए। हमारी नई नस्ल को हम क्या दे रहे हैं? कौन सा पाकिस्तान दे रहे हैं? किस हालत में पाकिस्तान दे रहे हैं? आज से 40-50 साल पहले जब हम टीन्स कहलाते थे तो उस वक्त का कराची, पूरे मुल्क की अभी बात नहीं करा, लेकिन कम से कम कराची जो सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड है क्योंकि यह तासुब की आग ने ख़त्म कर दिया है, तो वो कराची तो बहुत बेहतर था। आप समाजी रहनुमा भी हैं, समाजी काम भी करते रहते हैं। ये मॉडल जो यहाँ आपने इसको सक्सेसफुल बनाया है, आपके ख्याल में और क्या इसमें बेहतरी हो सकती है और ये काम कैसे मज़ीद आगे बढ़ सकता है? नहीं, ये जो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा तजुर्बा है और 2 साल के बाद भी ये डटे हुए हैं, और मैंने भी थोड़ी सी इनसे मालूमात ली हैं, तो हौसला अफजा है कि जो इनकी सेल है माशाल्लाह वो, तो अगर जितने ओवरहेड्स इस पे लग रहे हैं और जितनी परचेजिंग है, अगर कुछ और आउटलेट्स मज़ीद खुल जाते हैं तो ओवरहेड्स डिवाइड हो जाएंगे, और बल्क में जब आप बाई करेंगे, परचेज करेंगे, तो उसमें भी आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। यूटिलिटी स्टोर्स के बेसिकली ये काम है सरकार के करने का, लेकिन सरकार तो आपको पता है सत्तू पी के सो रही है। सारे नशे असम्बलियों में पहुंचे हुए हैं, तो उनको क्या पता कि आम आदमी का मसाइल क्या है। वो तो वसाइल पे उनकी नज़र होती है, मसाइल तो मेरा और आपका मसला है ना। तो आपके ख्याल में आप लोग अपने वसाइल से ये कर सकते हैं, या आपको हेल्प की ज़रूरत हो गई, कुछ मुखैर हज़रात की ज़रूरत होगी, सपोर्टर्स की ज़रूरत होगी? अकेले मुखैर हज़रात वगैरह से प्रोजेक्ट, इसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो मुमकिन है उसके लिए ज़रूरी है, वरना सस्टेनेबल प्रोजेक्ट ही लंबा चल सकता है। ब्रेक इवन पे भी हो या थोड़ा बहुत तो वो चल सकता है। सपोर्ट्स पे इस तरह के प्रोजेक्ट लंबा चल नहीं सकते। तो सस्टेनेबल होगा जब करप्शन कम होगी, जब नीयत साफ होगी, जब मिलावट नहीं होगी, तो वो प्रोजेक्ट सस्टेन कर सकता है। और फिर अल्लाह की बरकतें भी होंगी ना, नीयतों पर अल्लाह का मामला होता है। ये वेलकम। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, और हमारी भी ये ख्वाहिश होगी और ये कोशिश होगी कि देखें राशन बचत स्टोर, ऐसे स्टोर अगर हर इलाके में कम से कम टाउन की सतह पर, ज़िले की सतह पर भी अगर मिल जाएं, और लोगों को 10 रुपये 5 रुपये का भी रिलीफ मिल जाए, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई 2 रुपये की भी अगर बचत हो रही है तो लोग काफ़ी दूर तक भी चल के जाते हैं और अपना सामान ख़रीदते हैं। तो महंगाई के इस वक्त में जहाँ 1-1 रुपये की अहमियत है, तो वहाँ अगर किसी भी आइटम पे 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये का भी आपको अगर फ़ायदा हो रहा है, तो यकीनन इससे सब लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए और ऐसे इस कार्य खैर को अप्रिशिएट करना चाहिए। नाज़रीन, हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में गुलशन मेमार प्रॉपर्टी एडवाइज़र एसोसिएशन के कुछ अहदेदारान को मदऊ किया था और उनसे कुछ बात की थी। इस एसोसिएशन को गंपा कहते हैं और इसके इलेक्शन होने वाले थे उस वक्त जब हमने उन्हें इनवाइट किया था, और उसके बाद उनके इलेक्शन हो गए और अनाउंसमेंट भी हो गई उनके अहदेदारान की। लेकिन इस एसोसिएशन की कुछ मेंबरान हैं जिनकी तादाद भी खासी है, जो आपने देखी है, अभी आपको और भी दिखाते हैं। उन्होंने उस पर एतराज़ात उठाए हैं और वो कहते हैं कि ये इलेक्शन सही नहीं हुए हैं, कवायद और ज़वाबित के मुताबिक नहीं हुए हैं, और उनके इस पर एतराज़ात हैं। तो यहाँ पर उन्हें एहतजाज किया गुलशन मेमार में, और हम लोग भी यहाँ मौजूद हैं। उनके एहतजाज को हमने कवर किया है। चलिए नाज़रीन, इनसे बात करते हैं कि ये लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं, उनके एतराज़ात हैं क्या। आइए बात करते हैं। मेमार की तरक्की रुकवाने वाले नामंजूर
मेमार की तबाही के जिम्मेदार, मेमार के कारोबार के जिम्मेदार। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम अयाज सिद्दीकी है। और किस नाम से आपकी एजेंसी है? जिना स्टेट के नाम से मैं यहाँ काम करता हूँ। आप भी मेंबर हैं कंपा के? जी हाँ, मैं रजिस्टर्ड मेंबर हूँ, बल्कि उनकी बुनियाद रखने वालों में शामिल हूँ। अच्छा, बानी इलाके में शामिल है। क्या एतराज़ है आपको अभी से? एतराज़ ये है कि गुलशन मेमार प्रॉपर्टी एडवाइज़र एसोसिएशन जो बनाई गई थी उसके अगराज़ व मकासद थे। कुछ अगराज़ व मकासद ये थे कि यहाँ पर हमारे इलाके में काम करने वाले स्टेट एजेंट्स के जो मसाइल हैं, जो आम तौर से गुलशन मेमार हाउसिंग सर्विसेज जो कंपनी है उससे मुतालिक होते 90%, तो उन मामलों ऐसा नहीं करें ना, को हल करना था, लोगों में नज़्म व ज़ब्त कायम रखना था। ये हमारे अगराज़ व मकासद थे। लेकिन ये है कि हमारा एतराज़ ये है कि बदकिस्मती से, और हर 2 साल बाद हमारे आइन के मुताबिक इसके इलेक्शन भी होने थे, लेकिन बदकिस्मती से एक सियासी टोला जो कि डाई हार्ड मेंबर हैं एक सियासी जमात के, जो मज़हब को सामने रखकर सियासत करती है, जिनका हमारी इस फलाह बहबूद के दायरे में कोई काम नहीं था, लेकिन वो पहले दिन से सन 1911 में जब रजिस्टर्ड हुई थी, जब से जो उन्होंने ओहदा लिया था, आज 10वां 11वां साल है और वो ओहदा उनके हाथों में रहे। वो कोई इलेक्शन नहीं करवाते हैं, किसी किस्म का राब्ता नहीं रखते हैं आवाम से। आइन के मुताबिक लोगों के साथ राब्ता रखने के लिए एक साइट बनानी थी व्हाट्सएप पर, वो साइट बनाई और 2 महीने बाद बंद कर दी। आज इनको 10 साल हो गए हैं, लोगों से कतई ये जनाब डिस्कनेक्टेड है, और मेमार इंतज़ामिया से इनके ताल्लुकात, इनके रवैये की वजह से इंतहाई ख़राब हैं। हमारे सारे मामलात को हल करना है मेमार इंतज़ामिया ने, लेकिन ये लोग मेमार इंतज़ामिया से कोई मीटिंग नहीं की आज तक। वजह यह है कि मेमार इंतज़ामिया के लिए ये लोग कंफर्टेबल नहीं हैं, बदतमीज़ हैं ये लोग, और इसीलिए मेमार इंतज़ामिया इनसे मुज़ाकरात करना नहीं चाहती। तो जब इंतज़ामिया ही मुज़ाकरात इनसे नहीं करना चाहेगी तो हमारे मामला कैसे हल होंगे? तो हम ये अपील करते हैं कि खुदा के लिए हम ये इलेक्शन कमिश्नर जिसने ये जाली इलेक्शन करवाएं, और ख़ास तौर से रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनी से मैं अपील करूंगा कि हम उनको 3 लेटर लिख चुके हैं, सारे हालात बता चुके हैं, यहाँ पे होने वाली मोनोपोली ज़्यादतियाँ सब उनके इल्म में तहरी तौर पर ला चुके हैं। खुदा के लिए कोई ना कोई कानूनी स्टेप लीजिए और यहाँ पे होने वाली इस गुंडागर्दी को और ज़्यादती को रोकिए। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद वजाहत वली है और मेरे ऑफिस का नाम किंग्स रियल एस्टेट के नाम से है, और तकरीबन 20 साल अल्हम्दुलिल्लाह इस मेमार की मार्केट में काम करते हुए हो गए। हमारे ऑब्जेक्शंस हैं, और वो ऑब्जेक्शंस जो हैं वो किसी शख्सियत से नहीं है, हमें उनके अमल से ऑब्जेक्शन है। पहली चीज़, कई सालों से सिलसिले चलते हुए आ रहे हैं, एक ख़ास मोनोपोली का चीज़ें हिस्सा बनी हुई हैं, बिकॉज हमारी एसोसिएशन एक प्योर कारोबारी एसोसिएशन है, सारों कारोबारी तबका रहता है, और उसके हदूद अरवा या इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इन्हिराफ किया गया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई दफ़ा पे जो लोग बोलने वाले थे, जो लोग बोलते थे, उसको एसोसिएशन की जो बॉडी थी, मेजर बॉडी या मजलिस आमला के लोग कहें, उनमें से आप निकाल दिए जाते थे बाकायदा। और जब दोबारा इलेक्शन हो के ये लोग वापस आए तो जो लोग नहीं उसके अंदर थे तो उनको रुख्सतें दे दी कि कोई दूसरा उनकी सीट पे ना आ जाए, और बहुत मेजर पोजीशन के लोग नहीं थे, उसके बाद मजलिस आमला के लोग नहीं थे। तो इस तरह सिचुएशंस चेंज होती चली गई। फिर इन्होंने ग्रुप्स बंद कर दिए, हम लोगों को मेंबर साजी ख़त्म कर दी, हमें मेंबर ऐसा ख़त्म कर दिया। हमारा ऑब्जेक्शन ये था कि सर आप हमसे बैठे तो सही, हमारे साथ मिलकर बात करें। ये बात करने के रवादार नहीं। ये हमेशा एक बात बड़ी ज़बरदस्त कहते हैं कि जी आप तहरीरी दे दें। ठीक है, हमने तहरीरी शायद ना दिया, मैं बजाते खुद इनके दफ्तर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 दफ़ा 4 दफ़ा गया हूँ। मैंने बजाते खुद जनरल सेक्रेटरी को फ़ोन किया, सदर साहब को फ़ोन किया कि सर बैठिए, कुछ मामला हैं उसके ऊपर बात करनी है। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम आते हैं, बात करते हैं आपसे। कोई उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। इनसे ये पूछा जाए कि सर आपने तहरीर में कोई चीज़ लिख के दी थी कि हम आपको बर्खास्त कर रहे हैं? सबकी ख़त्म की, वो इसलिए ख़त्म की कि हम ही वो लोग हैं जो हम सही और गलत की बात कर रहे हैं। लेकिन मेंबरशिप ऐसे तो खत्म नहीं हो सकती, इसका तरीकाकार है ना सर, वो आइन के मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में लिखा हुआ। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के तो सारे काम अगेंस्ट किए इन्होंने, उसके अंदर रह के कौन सा काम किया इन्होंने? अपनी चॉइस की, अपनी मर्जी के, अपनी लोग लेके आ जाएं ताकि वो एक आवाज़ बोले। और जो इलेक्शन 150 मेंबरान सर, 150 एजेंसी का मकसद 450 बंदा काम करता है उस शेल्टर के नीचे। आपके पास इस दफ़ा वो 50 एजेंसियाँ ख़त्म हो गई, 50 प्लेटफॉर्म बिजनेस के ख़त्म हो गए, और जितने लोग खड़े हैं उनमें से तो आप उनसे पूछे कितने स्टेक होल्डर्स हैं मेमार के जिन्होंने 20 सालों में अपनी कारकर्दगी दिखाई कारोबारी,
कितना काम किया। जितने यहाँ लोग खड़े हैं ना सर, माशाल्लाह वो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं और डेली और महीनों के हिसाब से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन करने वाले लोग हैं। अच्छा ये बताइए, आपका क्या नाम है जनाब, आप तारुफ कराएं? अहमद नाम है, अंजुशा एंटरप्राइजेस से ताल्लुक। अच्छा बताइए, जो आपके साथी जो बात कह रहे हैं, तो जब एसोसिएशन है और मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि हर 2 साल बाद इलेक्शन होंगे आपके, तो आप लोग उस वक्त ये सारा एतराज़ात क्यों नहीं उठाते हैं आप लोग? बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ये मेमोरेंडम में ही कुछ चीज़ों के पाबंद है कि इन्होंने हर 3 से 4 महीने बाद जनरल बॉडी का इजलास बुलाना होता है। ठीक है, ये वो एसोसिएशन थी, हर साल इन्होंने जनरल बॉडी का इजलास बुलाना होता है। ये वो एसोसिएशन है जिसने अपने मेंबर्स को 2.5 साल याद ही नहीं करा है। ठीक है ना, उनके मसले मसाइल सुने ही नहीं है, कोई इजलास ही नहीं बुलाया है। ठीक है, और फिर ये गैर कानूनी दूसरी चीज़ों में खड़े हुए होते हैं। अब जिस सड़क पे आप खड़े हैं, प्रॉपर्टी एसोसिएशन का क्या काम है? अगर यहाँ कोई इंक्रोचमेंट की ये सड़क डेवलप होने जा रही थी, ठीक है, इनके अहदेदारान ने रुक के इसकी कंस्ट्रक्शन रुकवाई। आज आप जिस जगह पे खड़े हैं, ठीक है, इनके ऊपर FIR है इस हवाले से। ठीक है, ये काम इनकी वजह से रुके हैं। और बहुत सारे मसाइल इन्होंने ब्रोकर्स की फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं करा है। ठीक है, उल्टा नुकसान पहुँचाया है हम लोगों के लिए ना, माशी कत्लेआम करा है ब्रोकर हजरात का। अच्छा ये आपका क्या तारुफ है जनाब? सैयद मोहम्मद अयाज़ मेरा नाम है, अयाज़ एंड सन्स के नाम से मैं काम करता हूँ गुलशन मेमार में। अच्छा अयाज़ साहब, आप ये बताइए कि जो आप इतराज़ात इस वक्त उठा रहे हैं, आपने बाकी मेंबरान को अपना हम ख्याल क्यों नहीं बनाया? आपने उन लोगों से क्यों नहीं बात की? और जब इलेक्शन होते हैं तो उस वक्त जो वोटिंग राइट होता है उसी से आपने फैसला करना होता है ना, तो वो उसको क्यों नहीं अप्लाई किया आप लोगों ने? देखें, बात दरअसल ये है कि इन्होंने इंतहाई शातराना और मुनाफिकाना रवैया इख्तियार किया। जो इस वक्त यहाँ मौजूद लोग हैं, ये 80% फाउंडर मेंबर हैं, इस एसोसिएशन को बनाने वाले ये लोग हैं। और इन्होंने इन्हीं लोगों को सिर्फ ये उज़र बना के कि 2 साल में 2 दिन का नोटिस दिया कि 2 दिन में आप फ़ीसें जमा करा दें। इनमें से लोगों ने फ़ीसें नहीं जमा कराई क्योंकि इन पे एतबार भरोसा नहीं रहा हमें, लिहाजा फ़ीसें ना जमा कराने की वजह से इनको बहाना मिला, इन्होंने तमाम अरकान को मुअत्तल कर दिया। 152 अरकान में से 100 से ज़्यादा लोगों को, मुताबिक तो फिर यही होना था ना कि अगर जो फीस नहीं देगा तो वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं होगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ये अपना टेन्योर ख़त्म कर चुके थे। 2 साल का इनका टेन्योर ख़त्म हो चुका था। उसके 4 महीने 5 महीने बाद इन्होंने 2 दिन के नोटिस पे लोगों से पैसे रिकवर करना। आपके इलेक्शन कब होने चाहिए थे और क्या हुए? हर 2 साल के बाद इलेक्शन होने चाहिए थे, हर 2 साल बाद होने चाहिए थे। और अब तक 10 साल में सिर्फ 1 मरतबा इलेक्शन हुए। अच्छा, 1 मरतबा? जी हाँ, सिर्फ 1 मरतबा हुए हैं, वो भी गलत तरीके से कराए गए हैं। और इलेक्शन कमिश्नर भी बिल्कुल जानिबदाराना रवैया इख्तियार किया इन्होंने किसी मेंबर को तहरीरी तौर पे नहीं कहा कि आप फ़ीसें जमा कराएं, ना ही इन्होंने किसी से कोई रब्ता किया, ना ही इन्होंने किसी किस्म का कोई यहाँ के पुराने जितने काम करने वाले लोग हैं, आज आप देखें 400 स्टेट एजेंसियाँ हैं और 15-20 लोग इनके साथ खड़े होते हैं क्योंकि इनका सियासी बैकग्राउंड है और इसलिए लोग इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। वरना एक टाइम ये था कि लोग इस हद तक मुश्तइल हो गए थे कि वो इनको मारने की तक जा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं भाई, हमें बायलॉज के मुताबिक ही काम करना चाहिए ना, और उसी को ही इन्फोर्स करवाना चाहिए जो बायलॉज में लिखा है उसी पर अमल होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्या कहेंगे फिर, ये बायलॉज पे अगर अमल नहीं हुआ तो उसका तो एक तरीका कार है ना, प्रोसीजर है। फिर आपने क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कांटेक्ट किया था? इससे पहले इतराज़ात जमा कराए थे, राइटिंग में लिखा था? जी बताइए। ये सवाल जो आपने किया है, ये इतराज़ात हमने जमा कराए हैं। असल में जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के रजिस्ट्रार हैं उनको हमने लिखा ख़त, 1 2 3 ख़त लिखे, उन्हें तमाम सूरत हाल बताई कि यहाँ जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये गैर कानूनी है, आइन के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा। तो उन्होंने हमें रिटर्न में ख़त भेजा कि ये जो आपकी गंपा एक्टिविटीज़ कर रही है ये हमारे रिकॉर्ड में डिफ़ाल्टर है, ये इसका जो टेन्योर था वो ख़त्म हुए भी अरसा हो गया है और आपको कानून के मुताबिक हर 2 साल बाद इलेक्शन कराए थे जो कि आपने नहीं करवाएं। इसलिए चूँकि आप डिफ़ाल्टर हैं, आप कोई भी एक्टिविटी एसोसिएशन के लिए नहीं कर सकते, सिर्फ एक एक्टिविटी कर सकते हैं जो हम आपको मशवरा देते हैं कि आइन के आर्टिकल 17 के मुताबिक नवंबर के महीने में इंतखाबात करवाइए, जो कि आज तक नहीं हुए। ये लेटर हमने जनाब व्हाट्सएप किया इलेक्शन कमिश्नर को कि जनाब हमें रजिस्ट्रार ने कहा है कि ये इलेक्शन इस वक्त नहीं हो सकते, ये मार्च का महीना है, फरवरी का महीना है, आइन के मुताबिक नवंबर में इलेक्शन होने हैं और 2021 में होने हैं। लेकिन चूँकि वो जानिबदार इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने वो लेटर पढ़ा और उसके बावजूद उन्होंने ये एक तरफा सिलेक्शन जो है उसकी जो प्रोसेस तो पूरा कर दिया उन्होंने। फिर आप लोग गए अपील में गए दोबारा? आपने जी हाँ, हमने दोबारा अपील की है और इसके खिलाफ स्टेट रजिस्ट्रार से मांगा है, उनको मिल चुका हुआ लेटर, अब उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा जी, ये आपने एक बैनर लिखा हुआ है गैर आईनी और गैर कानूनी इलेक्शन के वाले से, तो अभी इलेक्शन जो हुए हैं, अभी कब हुए हैं इलेक्शन? जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैं सैयद शाहब सईद अल शाहब एंटरप्राइजेस का ऑनर हूँ और फाउंडर मेंबर ऑफ प्रॉपर्टी मेमार प्रॉपर्टी एडवाइजरी एसोसिएशन। सर, हमने ये गंपा मेरा ऑफिस से रन हुई थी, हमने इसका पहला कदम रखा था
और हमारी 2011-2012 में हमने एसोसिएशन का क़याम रखा था गुलशन मेवार में, और कराची में ये दूसरी रियल इस्टेट एसोसिएशन बनने वाली थी। एक क्लियर डिफेंस की, दूसरी हम थे। सर हमने हमारा जो हम सिलेक्टेड लोग थे, मैं भी सिलेक्टेड उस वक्त का वाइस प्रेसिडेंट था, और बाकी जो अहदेदार थे, जो आज भी अहदेदार हैं, वो भी सिलेक्टेड थे। हमारा टेन्योर 2 साल का रखा था। हमने 2011-2012 के अंदर हमने सारा मतलब अपने तमाम मेंबरान से मुशावरत करके हमने जो 2 साल का टेन्योर था वो हमने 6 मंथ की रिक्वेस्ट की अपने जनरल सेक्रेटरी को। उसकी रिसीविंग मेरे पास मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। उन्होंने उसको नामंजूर फरमाया। फिर उसके बाद हमने 2012 के एंड के अंदर हमने हंगामी AGM बुलाई गुलशन मेवार मरियम लॉन के अंदर। उसकी अक्सरियत हमारे पे 65% हमारे साथ थे। हमने उसकी भी सारे सिग्नेचर तमाम मेंबरान के उसमें हमने तकाजा किया था कि इलेक्शन कराए जाएँ, फौरी इलेक्शन कराए जाएँ। इसलिए कि हम लोग के मुताबिक भी होने ही थे। हाँ बिल्कुल होने थे, इसलिए कि हम लोग तो सिलेक्टेड लोग थे, नॉट इलेक्टेड। तो हम सबका मौक़िफ़ ये था, पूरी मार्केट का हमारी मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शन कराया जाए। हमने सारे सिग्नेचर करा के हमने अपने सदर, उस वक्त के जो सदर नदीम कुरैशी को रिसीविंग कराई, वो भी मेरे पास मौजूद है। उसको भी इन्होंने डिनाई किया। उसके बाद ये मुसलसल उन्होंने फिर लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया तमाम गुलशन मेवार के ब्रोकर से। 7 साल इन्होंने अपनी इजारादारी कायम रखी। तो 2012 फिर हो गया, 2014 भी फिर गुजर गया, 11 से 13 का टेन्योर था, 13 से 15 का टेन्योर था, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21। ये इन्होंने 5 जो इलेक्शन जो ड्यू थे वो नहीं कराए। तो इलीगल इलेक्शन इन्होंने कराया 2018 के अंदर, जिसकी कोई अहमियत नहीं, जिसको स्टॉक कंपनीज ने भी मुस्तरद कर दिया। तो फिर आप इस सारे दौरान में आप लोग खामोश बैठे रहे? हम खामोश ही रहे, हम मुसलसल इनके साथ लगे रहे। इनको हम फोर्स करते रहे इलेक्शन कराए जाएँ, इलेक्शन कराए जाएँ। यहाँ तक कि इनकी मैंने पर्सनल मिन्नत समाजत की, सबको एक करके बिठाया 2018 के इलेक्शन कराने में। मैं, अयाज भाई, हमारे साथ काफ़ी लोग थे। इनको हमने मिन्नत करके एक पेज पर लाकर हमने फिर AGM कॉल की थी। उसके बाद ये 2018 के इलेक्शन हुए, लेकिन 2018 के इलेक्शन को भी हमारी स्टॉक कंपनी ने डिनाई कर दिया। वो एक्सेप्ट नहीं करते उसको भी। ठीक है, मैंने फिर अभी जो एप्लीकेशन उसके अंदर हम उनको कहते हैं कि हमारा मई में नहीं, हमारा टेन्योर नवंबर में पूरा होता है। ठीक है, वक्त से पहले करा दिया। और उन्होंने ये भी पूछा कि जो आया 5 साल जो 5 इलेक्शन थे वो क्यों नहीं कराए गए। ठीक है, उसकी भी डिटेल हमने अभी उनको जमा करा दी है, उसका जवाब हमारे पास नहीं आया अभी। तो ये सारा सिलसिला 10 सालों से हम पर काबिज हैं। ठीक है, 10 सालों में इन्होंने हमारे मेवार के ब्रोकरों के लिए कोई भी ऐसा इकदाम नहीं किया, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारे ब्रोकर का रोज़गार खुशहाल होता या रोज़गार मिलता या फ़ायदे मिलते। अच्छा, ये बताएं कि अभी जो इलेक्शन हुआ है रिसेंटली, ये इलेक्शन हुआ है अभी? ये इलेक्शन नहीं, इसको सिलेक्शन बोलेंगे। ये फ्रॉड हुआ है, ये मेवार के ब्रोकरों के साथ फ्रॉड हुआ है। इसको हम इलेक्शन तस्लीम नहीं करते। ये सेल्फ सेलेक्टेड इलेक्शन इन्होंने कराए। आप लोगों ने कोई कागजात जमा कराए थे, पार्टिसिपेट किया था आप लोगों ने या नहीं किया? कागजात कराने की नौबत ही नहीं आई ना। हमने जब इनको इलेक्शन कराने का, मैंने स्टॉक कंपनीज को जो लेटर लिखा, उसके फौरन बाद, उसके जवाब के बाद इन्होंने एक हफ्ते के अंदर ये सारे मामला निपट दी। यानी ना कोई टाइम दिया, ना कुछ चार्ज किया, ना कुछ भी नहीं किया। लिखा तो होगा कि भाई इतने दिन का नोटिस होना चाहिए, सब कुछ लिखा है इनके अंदर। लेकिन 2018 से 2020 2 साल के टेन्योर के अंदर 150 मेंबरान में से किसी एक ने भी फीस नहीं जमा कराई थी। और हमारे आइन के हिसाब से 3 महीने तक कोई फीस नहीं देता तो ऑटोमेटिकली खारिज, सस्पेंड हो जाता। तो उस लिहाज से देखा जाए तो 2 साल के अंदर किसी ने नहीं, 150 के 150 मेंबर जो है गैर फाल है, मेंबर प्लस अहदेदार भी गैर फाल है। हो सकता है उन्होंने फीस जमा कराई और रसीदें आपको दिखा दें या कुछ ऐसी चीजें सर चलाते ना, दिखाते, इनका तो काम था ना, ये दिखाते हमें, चलाते। इन्होंने अपना ऑफिशियल पेज ब्लॉक कर दिया, उस पर मेंशन करते ना। अब इस इलेक्शन से पहले, या जो आप जिसे सिलेक्शन कह रहे हैं, इससे पहले AGM बुलाई गई थी? नहीं, कोई नहीं। हमारे आइन के अंदर हर साल का टेन्योर, हर साल के अंदर AGM बुलाना है। और इलेक्शन से पहले बुलाते हैं? पहले बुलाते हैं, वैसे भी बुलाना है। सारी कारदगी की बयान करने का इनको हुक्म है आइन के अंदर। हमारे जो रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसकी क्लॉज 17 इंतखाबात से मुताल्लिक, उसमें ये लिखा हुआ है कि इनफरादी तौर पर सब इलेक्शन लड़ेंगे और पैनल बनाकर, उसकी शिक नंबर 4 है 17 की सब क्लॉज के, पैनल बनाकर आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये पोस्टर देखिए, ये आपको पैनल नज़र नहीं आ रहा, इन्होंने लड़ा ही गैर आईनी है। इस तरह तो आप जनाब उसकी कंपेन नहीं चला सकते कि ये सारी एक साथ पंफलेट बना के इन्होंने अपनी खुद ही कंपेन चला ली, जो कि आइन मना करता है। इनफरादी कंपेन चलनी थी, लेकिन इन्होंने ग्रुप की शक्ल में पिछले इलेक्शन में भी कंपेन चलाई थी, और ये वाला भी आप देख लें कि एक साथ इन्होंने चलाई है। अच्छा, आप क्या पैनल नहीं बन सकते? आप क्या नहीं बन सकते? आइन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 17 की सब क्लास 4 में लिखा हुआ है ये। और लेकिन जनाब ये वजह पैनल यूँ बनाए ना कि ये सब एक जहन के लोग हैं, एक सियासी जमात के पावरदा हैं, इस वजह से ये पैनल बना मजबूर हैं। उस सियासी जमात के जितने भी यहाँ इलेक्शन होते हैं, प्रमोशन होते हैं,
एक मिनट, कोई यहाँ पे जनाब कैंपेन चलती है इलेक्शन की, नेशनल लेवल की, ये लोग हैं जो उस फंक्शन को मैनेज करते हैं, इनका क्या काम है? सियासी फंक्शनों को मैनेज सियासी एफिलिएशन तो किसी की भी हो सकती है, हो सकती है, लेकिन हमारा आइन मना करता है कि जब आपने एक ओहदा ले लिया है उस दौरान अपनी सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर देंगे। और इन्होंने अपने हलफ में कहा था कि हम जनाब जो हमारी एसोसिएशन के मफादात हैं वो उसको तरजीह देंगे अपने ज़ाती मफादात पर। ये हल्फ के अल्फाज हैं सर, इन्होंने हमारी एसोसिएशन के मफादात को बाला ताक लगकर अपने मफादात पूरे किए हैं, हलफ की खिलाफ वर्जी की है इन्होंने। जबरदस्त जबरदस्त। तो आप ये इन्होंने जो अभी इस इलेक्शन में जो सबसे बड़ा फ्रॉड किया, हम तमाम 35 से 40 मेंबरान को पहले हमें डिसमिस करके फिर एजीएम बुलाई ताकि हम लोग शिरकत ना कर सकें। लेकिन वो हमारे प्रोग्राम में जब आए थे मैंने उनसे ये सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि इन लोगों ने फीसें नहीं जमा करवाई। हमने कहा भी था लेकिन इन लोगों ने फीसें नहीं जमा कराई। एक ग्रुप ने उन्हें गुमराह किया कि नहीं हम रजिस्ट्रार के पास से जाके स्टेशन पे कब्जा कर लेंगे, ले आएंगे। तो ये बात सर मुझे बताइए, टेन्योर खत्म होने के बाद ये पाबंद है फीस लेने के? 2 साल पूरे हो गए, इनकी मुद्दत खत्म हो गई है, इनके अपने ओहदे खत्म हो गए। मैं किसको पैसे दूं? मेरे पैसे का जवाब दे कौन होगा? मैं किसको जाके, ये जब ओहदों पे नहीं रहे तो ये कैसे फीस मांग सकते हैं मुझसे? इस वजह से नहीं जमा कराए ना, जब ये गैर फाल हो चुके हैं तमाम ओहदेदार, पूरी एसोसिएशन गैर फाल हो चुकी है, जिसको स्टॉक कंपनीज भी इसका गवाह है। तो ये खुला हमारे साथ फ्रॉड किया गया है। हम इसको नामंजूर करते हैं, हम इसके खिलाफ हैं, हम इसको सिलेक्शन मानते हैं। ये गैर जानिबदाराना है, इन्होंने ये अच्छा, गुलशन मेमार के बारे में थोड़ा सा बताइए कि गुलशन मेमार का जो इलाका है या मेमार सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी, यहाँ कितने लोग हैं आपके? गुलशन मेमार रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स कितने हैं? तकरीबन हमारे पास 300 साढ़े 300 स्टेट हैं। तो हमारे रजिस्टर्ड मेंबर जो हमारे जो 2018 के इलेक्शन में हमारे 158 मेंबर थे, अब बढ़ के हमारे तकरीबन 250 से 3 मेंबर हैं। और आप इनके एजीएम कॉल दिखे, इन्होंने जो आपको रिपोर्ट दिखाई है उसके अंदर 113 114 की तादाद दिखाई, यानी कि हम जो 2018 में 158 से भी हम कम हो गए। जबकर हमने अभी मेंबर साजी की थी तो हमारे 250-300 मेंबर हैं। तो यहाँ अब वैसे मार्केट जो रियल एस्टेट की मार्केट है अब चलना शुरू हो गई है, एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं, सब स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ क्या पोजीशन है आपके एरिया की? क्या सर यहाँ तो माशाल्लाह काम में तो काफ़ी बेहतरी है और अच्छा पोटेंशियल है मेमार के अंदर। हम अदर एरिया के हवाले से हमारा जो यहाँ पर जब इन्वेस्टर का रुझान बहुत है, अभी सारे बिल्डर काफ़ी हद तक के जो कराची के फेमस बिल्डर हैं वो मेमार में नहीं हो चुके हैं। तो इससे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है हमारी बेहतरी के लिए। लेकिन जहाँ हमारा लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर क्या इम्पैक्ट? यही कहने वाला था कि जहाँ हमारा 300 प्लस आप भी देखें यहाँ पर ब्रोकर्स हैं, इस टाइम नए ब्रोकर्स आ रहे हैं, ठीक है। इनकी तरफ से कोई एक सपोर्ट हो, कोई एक एसोसिएशन में सबको बुलाएं, अपने ही बंदे खड़े करते हैं, अपने ही बंदे इनके आते हैं। जो नए लड़के आ रहे हैं, जितने भी नए ब्रोकर हैं जिन्होंने अपने ऑफिस वगैरह खोले हैं या जो भी यहाँ पर नए लड़के आ रहे हैं, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। अपना ही इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसी के अंदर मतलब जो हम नए लड़के आते हैं हमें तो सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि भाई कोई सीनियर हमारे एसोसिएशन हमें एक्सेप्ट करे, हमें अपने साथ हमें सपोर्ट दे। बट ऐसे इनकी तरफ से कुछ भी नहीं है सर। इनकी तरफ से अपने ही बंदे होते हैं, अपनी तरफ से सोशल जो इन्होंने पेजेस वगैरह बनाए हुए हैं या अपना जो भी बनाया हुआ है उसी के अंदर ये अपने ही बंदों को ही सपोर्ट करते हैं। नए को भी कोई सपोर्ट नहीं है। और अगर सपोज़ हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम चाह रहे हैं कि हमें अपने साथ लेके चलें, लेकिन इनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। ये गंपा के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस वक्त जो मौजूदा इनके सेलेक्टेड में अहदेदारान हैं उनमें से 12 हैं, 12 में से 10 तो एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। एक्चुअली इनका मकसद ही सियासी मकासद हासिल करना है। यहाँ पर मेमार में ये होल्ड करना चाहते हैं और ये पॉलिटिकल लोग हैं। इस दफ़ा इन्होंने जो लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे 2018 में, उसमें 152 लोग रजिस्टर्ड थे। उसमें से इन्होंने जितने 90% मेमार के जो प्रॉपर्टी का काम करने वाले उन सबको इन्होंने बकलम एक जुम्बिश जो है निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, बगैर किसी नोटिस दिए हुए, बगैर किसी इन्फॉर्मेशन। आप कितने अरसे से एसोसिएशन के मेंबर हैं? मैं तकरीबन 8-10 साल से हूँ। तो आप जब से क्या सूरत-ए-हाल देखते हुए आ रहे हैं? आप तो सूरत-ए-हाल ये है कि जनाब ये 10 साल से काबिज रहे। इन्होंने 18 में इलेक्शन कराया, पहला इलेक्शन। उसके बाद 2 साल का इनका टेन्योर था। उस 2 साल में इन्होंने 1 टका का काम नहीं किया और ना ही इनके पास लोग गए काम के लिए। इतना मतलब मुतनफ़िर हैं यहाँ के। अच्छा, हमारे पास तो आए थे, उन्होंने कहा हमने बहुत सारे मसाइल हल कराए। अच्छा बता दें अगर कोई मसला हल किया। हम भी तो मेमार में रह रहे हैं ना, 20 साल से मैं यहाँ रिहाइश पजीर हूँ और मेमार वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। यहाँ क्या मसला हल करने के सर उनसे बोले आप बैठे हमारे सामने बैठे और हमें बकौल इनके कि हमें ख़त्म कर दिए फीस ना मिलने के ऊपर, चले 2 सेकंड के लिए बात मान लेते हैं, लेकिन इनसे बोले जो पिछले तो थे ना मेंबर्स, उसका ऑडिट कराए हमसे।
आप इजलास बुलाएं, हमसे ऑडिट कराएं, हमें ऑडिट दिखाएं, इख्तिलाफ राय नोट जो लगे हुए हैं वहाँ लोगों के, उसके ऊपर कितना अमल हुआ और कितना नहीं हुआ। 2/3 मेजोरिटी के बाद बाकी इजलास होगा, उसमें वो फैसला फाइनल होता है। तो इनसे बोले फेस करें, भागे नहीं, ये लोग भाग रहे हैं, ये फेस नहीं कर सकते, हम बोलते हैं आप फेस करें, ये तजवीज़ है। आपकी क्या तजवीज़ है फाइनली, क्या होना चाहिए? जी देखिए, मेरी तो तजवीज़ ये कि फौरी तौर पर जनाब ये जो सिलेक्शन हुआ है इसको जनाब मुअत्तल किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, और जो आइन है हमारा, जो आर्टिकल है उसकी जो क्लास 17 है उसके मुताबिक यहाँ पर एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। शाह साहब, इस मसले का कोई हल है या आप लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे? सर, इस मसले का हल बिल्कुल है। हम तो चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से हम सब मिलकर इसका हल निकालें, और हमने इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज को लिखा है कि वो हमें इसका हल बताए। ठीक है, वो हम चाहते हैं कि अब जो है इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। या तो अगर ये हमें नहीं मानते, हम तो इनको नहीं मानते ना, हम इलेक्शन तस्लीम करते हैं इसको। ठीक है, फिर हम अपनी दूसरी एसोसिएशन की तरफ जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, और गुलशन मेमार प्रॉपर्टी एडवाइज़र एसोसिएशन के मामलात हैं। इलेक्शन का ऐलान हुआ और फिर उसके बाद ओहदेदारान का भी ऐलान हो गया, लेकिन जो यहाँ मेंबर्स मौजूद हैं और इनकी तादाद भी खासी है, आप देख रहे हैं, इन्होंने ये कहा है कि भाई इन्हें इलेक्शन मंजूर नहीं है और वो इसको नहीं मानते हैं, और इनका ये मुतालबा है कि इस इलेक्शन को नल एंड वाइड करा दिया जाए, AGM बुलाई जाए जो बायलॉज के मुताबिक है, और उसी तरह कानून के मुताबिक किया जाए। हर 2 साल बाद इलेक्शन होता है, वो इलेक्शन कानूनी तरीके से होना चाहिए। इस प्रोग्राम से पहले गुज़श्ता एक प्रोग्राम में हमने जो गंपा के ओहदेदारान थे उस वक्त के सदर नदीम कुरैशी साहब और जनरल सेक्रेटरी फ़खर शबीर साहब को हमने इनवाइट किया था, उनसे हमने बात की थी। अब हमने इन लोगों की भी बात सुनी है, और अगर इनकी किसी गुफ्तगू पर भी अगर फ़खर शबीर साहब या नदीम कुरैशी साहब भी अपना अगर कोई मौक़िफ़ देना चाहें या हमसे बात करना चाहें या वो दोबारा हमारे शो में शरीक होना चाहें, तो उन्हें भी बिल्कुल दावत है, वो आ सकते हैं और अपना मौक़िफ़ जो है बयान कर सकते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, अख्तर शाहीन रिंद को मेट्रो मैटर्स के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि अगर आप भी अपना कोई मसला हमारे प्रोग्राम में हाईलाइट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी टीम आपके पास पहुँचे और उस मसले पर बात करे, तो हमारा जो राब्ते का नंबर है वो है 0300 364 2759। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। मेमार की तरक्की रुकवाने वाले नामंजूर, वोट जो नामंजूर, मेमार की तबाही के जिम्मेदार, मेमार के